चलो आइए बच्चों, द्विघात समीकरणों को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन चल रहा था। मैंने शायद 2 उदाहरण लिए थे, एक उदाहरण और ले रहा हूँ। ये आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है। सारी प्रक्रिया क्या करनी है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी लिखा था, आज भी मैंने लिख दी है। क्रम वाइज में इनका जैसे जैसे उपयोग करूँगा वैसे वैसे मैं इनको आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहला काम, नंबर 1 स्टेप पढ़िए। द्विघात समीकरण है, मानक रूप लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 न होकर के या 4 है। यदि 1 है तो ठीक है, 1 होना चाहिए। यदि नहीं है, हमारा नहीं है, तो समीकरण समी लिखा हुआ समीकरण के दोनों पक्षों को एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग करें। तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है, 4 है, अतः समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से भाग करते हैं। या दूसरा काम पहले करते हैं, अचर पद को राइट हैंड में लिख लें, क्योंकि हमारा अचर पद 5 है जो कि लेफ्ट हैंड में पड़ा हुआ है, इसको राइट हैंड में ले जाएं, फिर पहली प्रक्रिया करते हैं। दोनों में से कोई एक काम पहले करते हैं। या लगा दें 4x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर -5। 0 का कोई महत्व नहीं रहा है, 5 प्लस का था, पक्षांतरण करने पर माइनस का 5 हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसलिए 4 से भाग कर दें। 4 से भाग करने पर पूरा ना लिखें, केवल इतना ही लिख दें कि 4 से भाग करने पर। समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से भाग करने पर लिखना होता है, लेकिन 4 से भाग कर दो। मैं यही साथ में कर रहा हूँ, 4 से भाग कर रहा हूँ और 4 से भाग मैंने कर दिया है। 4 से भाग करने के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। यहाँ 4 को 4 से काटा, 1 आया। हमारा जो बचा वो याद रख के लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 और बराबर -5/4। ये आपका समीकरण का पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है। अचर पद को राइट हैंड में भी लिख लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं था, 4 था। समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से भाग कर दिया। मैंने 2 काम कर दिए। अगला स्टेप क्या है, x के गुणांक को 1/2 से गुणा कीजिए। x का गुणांक हमारा कितना है, 3/4। 3/4 को किससे गुणा कर ले, इसके सामने कर रहा हूं, 1/2 से गुणा कर दें और इसी के सामने ये रफ करिए भी हो जाएगा, कारणों में भी हो जाएगा। अंश को अंश से गुणा कीजिए 3, हर को हर से गुणा कीजिए 8। अब 3/8 प्राप्त हो गया। जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हुआ, 3/8 प्राप्त हुआ। उसका वर्ग कर दें, वर्ग का अर्थ है उस पर घात 2 लगा दें, इसका होल स्क्वायर कर दें। वर्ग का अर्थ है घात 2 लगा दें। घात 2 लगाने पर क्या मिला, 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64। 9/64 प्राप्त हुआ। मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। x के गुणांक को 1/2 से गुणा कर लिया। x का गुणांक 3/4 था, 3/4 को मैंने 1/2 से गुणा कर लिया। क्या प्राप्त हुआ, 3/8 प्राप्त हुआ। जो प्राप्त हुआ उसका वर्ग करते हैं। जो क्या प्राप्त हुआ, 3/8, उसका क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग का अर्थ है घात 2 लगा दी। 3 के ऊपर घात 2 का अर्थ है 9 और 8 के ऊपर घात 2 का अर्थ है 8 × 8 मीन 64। तो 9/64 प्राप्त हुआ। जो प्राप्त होता है उसका वर्ग करके इसका वर्ग कर दिया, 9/64 प्राप्त हुआ। समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। अब यहाँ क्या जोड़ दें, 2 पक्ष है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो दोनों पक्षों में 9/64 जोड़ दें। तो ये 9/64 यहाँ यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 9/64 दोनों पक्षों में जोड़ने पर और ये जोड़ दिया भाई, ये लो जोड़ने पर लिख दो। हालांकि ये प्रक्रिया आप रफ करके कर सकते हो, मनन मानसिक रूप से भी आप कर सकते हो, आपको दर्शाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्राप्त हुआ, यहाँ लगाते हैं प्लस 3/4 x और 9/64 जोड़ दिया मैंने। लेफ्ट हैंड में जोड़ा, अभी राइट हैंड में भी ऐसा ही कर दें। -5/4 राइट हैंड था, इसमें 9/64 जोड़ दिया। अब आखिरी स्टेप पे आइए। इस प्रकार प्राप्त लेफ्ट हैंड एक पूर्ण वर्ग होगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये 3 पद है लेफ्ट हैंड में, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 9/64, ये एक पूर्ण वर्ग है। अर्थात मैं आपको बता चुका हूं ए स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसका पूर्ण वर्ग क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, मैंने बताया भी था आपको। अब ये किसका होल स्क्वायर होगा? ये पता नहीं किसका होल स्क्वायर लगा के खाली छोड़ दें और बराबर यहाँ लघुत्तम ले लें, इसका बाद में चर्चा करेंगे। 4 और 64 का लघुत्तम 64 आएगा, 64 में 4 का भाग दे दो, 16 चौके 64, 16 को 5 से गुणा कर दो, 16 5 80 और प्लस 9। 64 में 64 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 9 से गुणा किया 9 आया। अब आपको बताइए किसका पूर्ण वर्ग बनेगा? याद हो तो मैंने बताया था इसकी घात हटा के लिख दिया, मध्य पद का चिन्ह ले लिया, इसका और इसका वर्गमूल कर दें। 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ये देखिए 3 का वर्ग यदि 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 है और 8 का वर्ग यदि 64 है तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। इसलिए इसका वर्गमूल हुआ 3 और इसका वर्गमूल हुआ 8। ये इसका पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ। ये 3 पद 2 पदों में सिमट करके रह गए, ये पूर्ण वर्ग कहलाता है। अब क्या करना, घटा लें, 80 माइनस का है और 9 प्लस का है, इसको एक बार यूं ही रहने दें, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और बराबर 64 का 64 रहेगा, 80 माइनस का और 9 प्लस का, तो माइनस का बचेगा और वो कितना बचेगा? 71 बचेगा माइनस का। ये आपका ये प्राप्त हो चुका है। अब आपके पास एक मैंने बताया था घात हटाएंगे वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करते हैं। अब इसका वर्गमूल करेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये सब कुछ। यदि हम इसका वर्गमूल करेंगे तो अगला पद है वो, इसका वर्ग हटाएंगे, अगला पद वर्गमूल में चला जाएगा। x प्लस 3/8 बराबर माइनस 71/64 और का वर्गमूल। अब वर्गमूल से बाहर कौन आ सकता है? जो पूर्ण वर्ग होगा वो वर्गमूल से बाहर आएगा। 71 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा। 64 हमारा पूर्ण वर्ग है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो x प्लस 3/8 और मैंने बताया था यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं अलग से बताऊंगा। वर्गमूल 71 माइनस का रहेगा और बटे 64 का वर्गमूल 8 ये रहेगा। पक्षांतरण करके एक बार प्लस चिन्ह ले लें और एक बार माइनस चिन्ह ले लें। ये पक्षांतरण करते हैं उस तरफ, x बराबर x बराबर प्लस माइनस लगाना चाहो लगा दें, वर्गमूल माइनस 71/8 और माइनस 3/8। एक बार प्लस चिन्ह ले लें, एक बार माइनस चिन्ह लें, प्लस चिन्ह ले लें और फिर क्या ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर या लेने जो लिखना चाहो तो लिख लें। प्लस चिन्ह लिया तो ये चिन्ह प्लस का ले लें, x बराबर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वर्गमूल 71/8 और माइनस 3/8 8 लघुत्तम ले लेंगे, आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये माइनस चिन्ह ले लें, x बराबर माइनस वर्गमूल 71 और बटे में 8 और माइनस 3 बटे में भी 8। अब यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे और ये लघुत्तम यहाँ 8 आया और यहाँ भी लघुत्तम 8 आया, ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, अर्थात ये x का मान प्राप्त हो गया जो इसे मूल कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ माइनस वर्गमूल 71 और माइनस 3 और ये आपका दूसरा मूल प्राप्त हो गया। इस प्रकार द्विघात समीकरणों को हल करने की ये पूर्ण वर्ग विधि का मैंने एक उदाहरण और ले लिया है। आपको ये याद होगा तो द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग विधि आएगी, अन्यथा आपको नहीं आएगी। वैसे रोचक है, अगर अभ्यास करोगे तो एकदम नॉर्मल लगने लग जाएगा आप लोगों को। x बराबर अपना आया था वर्गमूल माइनस वर्गमूल 71 अंदर था और प्लस शायद 8 आया या 4 आया, मैंने मिटो दिया, बटे में 8, ये आपका मूल आया था पहला। अब ये माइनस 71 जो है वो वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह है, याद रखिए। कोई भी आए, 17 आए, 71 आए, कुछ भी आए, वर्गमूल में कुछ भी संख्या आ जाए, वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाए इसके साथ साथ, जैसे ये क्या होगा, काल्पनिक होगा।
काल्पनिक का अर्थ है ये कोई संख्या है ही नहीं है, कल्पना एकमात्र। इसी प्रकार -1 पे वर्गमूल आ जाए, ये भी मूल काल्पनिक होगा। जैसे ये कहते हैं आपको वर्गमूल 4 काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, याद रखिए, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता मान लेते हैं। अगर ये कह दिया जाए ये और ये मान लेते हैं, ये कह दिया जाए, ये दोनों में क्या फर्क है? इसका वर्गमूल आप करोगे तो आप कहोगे इसका वर्गमूल 9 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, याद रखिए। इसे क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। ये काल्पनिक संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, और ये इसका वर्गमूल प्लस का 9 होगा, याद रखें आप। इसलिए याद रखो, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक है तो वो काल्पनिक कहलाती है। वर्गमूल के अंदर संख्या कोई भी धनात्मक है वो वास्तविक संख्या होगी, और उसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, चाहे दशमलव में हो या पूर्ण संख्या में हो। इस प्रकार इसके मूलों में आपका उत्तर मिलेगा मूल काल्पनिक है, लेकिन है ये काल्पनिक है। ये आप लिखना चाहो तो मूल तो यही होंगे, और ये दोनों मूल काल्पनिक होंगे। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं, मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है, ये पता करने के लिए थोड़ा सा अगले अपने टॉपिक में करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है, फिर मैं सारांश बताऊंगा आप लोगों को। और कोई एक सवाल और ले लेता हूं, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, इसके आपको मूल ज्ञात करने द्विघाती पूर्ण वर्ग विधि से। तो हमें क्या करना होगा, फटाफट कर देता हूं। x² का एक गुणांक 1 नहीं है, 2 है, इसलिए 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दिया बराबर 0। तो 0 में भी अगर आप 2 का भाग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। 2 से 2 कटे, क्या बचा? x² प्लस x बटे 2 और माइनस, इसको भी आप काट सकते हो, और 2 और बराबर 0। अचर पद को राइट हैंड में लिखते हैं, अचर पद हमारा -2 है, राइट हैंड में लिखते हैं x² प्लस x बटे 2 और बराबर 2। x के गुणांक का 1/2 करते हैं, x का गुणांक यहाँ 1/2 है भाई। अगर x बटे 2 को आप क्या लिख सकते हो, x बटे 2 को आप ये लिख सकते हो 1/2 गुना x, तो भी ये x बटे 2 होगा। याद रखिए, x को 1 से गुणा किया x, और 2 नीचे है, और नीचे इसके बटे में 1 लगाते हैं तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और बराबर हमारा 2 है। अब आइए x के गुणांक का आधा करते हैं, आधा मानिए 1/2 से गुणा करते हैं। x का गुणांक हमारा 1/2 था, और 1/2 का 1/2 कर दो, 1/2 को 1/2 से गुणा कर दो, 1/4 आया। जो प्राप्त होता है उसका वर्ग करके दो समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दें। क्या प्राप्त हुआ? 1/4, 1/4 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, अर्थात 1/16 को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दें। ये थोड़ा जो भी कर दिया मैंने, x/2 प्लस क्या जोड़ दिया मैंने, 1/16, 2/1 कर सकता हूं, प्लस 1/16। इस प्रकार प्राप्त लेफ्ट हैंड एक पूर्ण वर्ग होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। इसको पूर्ण वर्ग के रूप में आप लिखते हैं। सोचिए, आगे मैं लघुत्तम ले रहा हूं, आप ये सोचते रहिए, मैं लघुत्तम ले रहा हूं। लघुत्तम ले लिया मैंने 16 में 1 का भाग लगाया, 16 आया, 16 का 2 से गुणा किया, 16 में 32 आ गया, 16 में 16 का भाग दिया, 1 आया, और 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया। अब यहां बताइए क्या आएगा, सोच लिया होगा। इसका वर्गमूल करते हैं, घात हटा दें, ये चिन्ह ले लें, इसका वर्गमूल करने 1/16 का वर्गमूल ये रहा, 1/4 का वर्ग तो था 1/16, और 1/16 का वर्गमूल हो जाएगा 1/4। ये इसका पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब वही काम करना है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर 32 में 1 जोड़ दें, 33/16। पक्षांतर कर दें, पक्षांतर क्या, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें या घात हटा दें, राइट हैंड साइड का वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्ग हटाया वर्गमूल प्राप्त हो गया, बराबर 33/16 का वर्गमूल। और वर्गमूल हटाएंगे तो जो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है वो तो बाहर आ जाएगी, बाकी वर्गमूल के अंदर आ जाएगी। और आगे प्लस माइनस लगा देंगे, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33 तो रहेगा, वर्गमूल 33 ही, और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल होता है 4। एक बार प्लस से ले ले, एक बार माइनस से ले ले, पक्षांतर कर ले एक बार, x बराबर प्लस माइनस लगाते रहे,
33/4 और -1/4। एक बार प्लस चिन्ह ले लें और एक बार माइनस चिन्ह ले लें, दूसरी बार में माइनस चिन्ह ले लें। माइनस चिन्ह लेने पर ये लिख दिया, प्लस चिन्ह लोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा x बराबर वर्गमूल 33 प्लस ले लिया मैंने, कोई चिन्ह नहीं लगाया, बटे में 4 और -1/4। 4 लघुत्तम ले लें, x का मान आ जाएगा, लघुत्तम 4 आया, वर्गमूल 33 और -1। ये पहला मूल होगा। ये वर्गमूल की संख्या क्योंकि प्लस में है, अंदर माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए वास्तविक होगी, ये काल्पनिक नहीं होगी। इसी प्रकार आपका दूसरा मूल आ जाएगा, x बराबर आपने ले लिया माइनस का चिन्ह, बार माइनस है वर्गमूल से, बटे में 4 -1/4 वास्तविक होगी, ये याद रखेंगे। x बराबर 4 लघुत्तम आया, माइनस वर्गमूल 33 और -1। एक मूल ये प्राप्त हुआ और एक मूल ये प्राप्त हुआ, इसको आप वास्तविक मूल कहेंगे, काल्पनिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्गमूल के निशान से बाहर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसलिए वास्तविक संख्या होगी। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग विधि लगभग मैंने बता दी है। अब आइए श्रीधराचार्य विधि करते हैं। अब आइए द्विघाती विधि। द्विघाती विधि को मैंने दूसरा एक नाम और बताया था, जिसे श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। ये श्रीधराचार्य हमारे भारत के महान गणितज्ञ हुए थे, इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रख दिया गया है। द्विघात समीकरण को हल करने की यानी मूल ज्ञात करने की ये तीसरी विधि है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध है। मैंने लिखा हुआ है, मेरा लिखा है, मानक रूप लिख दिया है, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ a बता चुका हूँ आपको, x² का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद। अब ये मैंने केवल सीधा सूत्र लिख दिया x का मान ज्ञात करने के लिए, यानी मूल ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र लिख दिया मैंने। आया कैसे, क्यों आया, ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। -b ± वर्गमूल b² - 4ac/2a। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, द्विघाती सूत्र कहते हैं इसे। ये द्विघाती सूत्र मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आया कहाँ से, मैंने कहा वक्त खराब होगा, तो -b ± b² - 4ac पर वर्गमूल है और बटे में 2 a या b आपको पता है x का गुणांक है, a या b आपको पता है x का गुणांक है, a आपको पता है x² का गुणांक है, c आपको अक्षर पद का पता है और a x² का गुणांक है। अब श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करने के लिए केवल आपको एक ही सूत्र याद रखना है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, बच्चों को बड़ा पसंद होता है ये। यदि नाम न ले कि दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हो, बड़ा आसान आपको रहेगा। अब आइए, मैंने लिख के तैयार कर रखा है, थोड़ा वीडियो रोक दिया था। मूलों की प्रकृति मैंने एक नाम लिया था कि काल्पनिक होगी ये संख्या, तो वहां उसका विस्तार अब आ रहा है। मूल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। मैंने बताया था कोई भी संख्या वर्गमूल में आ जाए और वो माइनस की हो, मान लेते हैं -4 है, तो ये संख्या काल्पनिक होगी, अन्यथा बाकी सारी संख्याएं वास्तविक होंगी। बाकी इनको छोड़ करके, इस प्रकार की संख्या को छोड़ करके कोई भी संख्या हो, वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब वास्तविक संख्या तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का अर्थ है अलग अलग होंगे, यानी दोनों मूल एक जैसे नहीं आएंगे। जैसे मैंने पहले भी एक उदाहरण सवाल लिया था, उसमें दोनों मूलों का मान एक जैसा आ रहा था, तो मैंने कहा मूल दिखने में तो एक ही है, लेकिन वैसे 2 है, ये जुड़वा है। जुड़वा का अर्थ है दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ यदि मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न होंगे तो क्या होगा, d का मान ज्ञात करेंगे और d कहलाता है विविधकर। d होता क्या है, b² - 4ac होता है। सबसे पहले हम d का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा ये होते हैं 0 से बड़े, ये बटे की संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं 0 से बड़ी होती है। कोई भी भिन्न संख्या आ जाए लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह ना आए, बस ध्यान रखिए। 2/3 0 से बड़ा है, -2/3 नहीं है, 0 से छोटा होगा ये। अगर d का मान
जीरो से बड़ा आ जाए तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। समान का अर्थ है एक जैसे होंगे। एक जैसे का मैंने पहले भी नाम दिया था, जुड़वा भाइयों जैसे या जुड़वा बच्चों जैसे होंगे, ये जुड़वा होंगे, एक जैसे होंगे, दिखने में उनकी शक्ल सूरत एक ही होगी, तो ये एक जैसे होंगे। तब कब, जब d का मान, d को हिंदी में याद रख लें विविधकर कहते हैं। d होता क्या है, b² - 4ac होता है। इसका मान यदि 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे। तीसरी शर्त, मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात आपका x का मान ये आ जाए, कोई भी मान लेते हैं ये आ गया, तो आप कहोगे मूल काल्पनिक होंगे। अर्थात वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है वो ऋणात्मक है तो वो काल्पनिक मूल कहलाते हैं। ये काल्पनिक कब होंगे, जब d का मान अर्थात b² - 4ac का मान छोटा हो जाए 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। ये जो चिन्ह है ये बड़े का है, ये वाला बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, ये बराबर है, और ये जिसकी तरफ तीर है वो छोटा, अर्थात b² - 4ac छोटा होगा 0 से। इसको लेस देन कहते हैं, ये ग्रेटर देन कहलाता है, और ये बराबर यानी इक्वल कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के मूलों की प्रकृति मैंने आपको बता दी है। अब सवाल यहाँ ये आएगा कि सिर्फ मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूल वास्तविक हैं, वास्तविक 2 शर्तों में होते हैं, कब, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए, मैं d लिख देता हूँ यहाँ, d बड़ा हो जाए 0 से, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। जब d का मान बराबर आ जाए 0 के, d का मान बराबर आ जाए 0 के, तो मूल वास्तविक तो होने के साथ साथ एक जैसे होंगे, समान होंगे। जब d का मान छोटा आ जाए 0 से तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये आपके पास 3 प्रकार की मूलों की प्रकृति आपको याद रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। ये तीनों उदाहरण लेने से पहले मैं उसको छोटा करके लिख रहा हूँ और इसको भी मैं छोटा करके वहां लिख रहा हूँ ताकि आपके सामने 2 उदाहरण या 3 उदाहरण पेश कर सकूंगी। अब अगला सवाल है 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है, मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करो। अब अस्तित्व मैंने नहीं बताया, अस्तित्व का अर्थ है यदि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो मूलों का अस्तित्व होगा, यदि मूल वास्तविक और समान है तो भी अस्तित्व होगा, और यदि मूल काल्पनिक है तो अस्तित्व नहीं होगा। इन 2 परिस्थितियों में अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। और काल्पनिक है तो काल्पनिक चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता, यहाँ इसमें अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ये मैंने आपको कहा था, बोर्ड पे अलग से मैंने लिख दिया है। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे जब d का मान बड़ा हो 0 से, दूसरी मूल वास्तविक और समान होंगे जब d बराबर हो 0 के, और तीसरी मूल काल्पनिक होंगे जब d छोटा हो 0 से। छोटा बड़ा याद रख लो। श्रीधराचार्य सूत्र मैंने लिख दिया, ये द्विघाती सूत्र कहते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac बटे में 2a। a, b और c क्या है, 2 यदि ऐसी कंडीशन में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात मूल मौजूद होंगे। अगर ये तीसरी शर्त आ जाए तो मूल मौजूद नहीं होंगे। अस्तित्व का अर्थ है मौजूदगी होना। अब आपको पहले मूलों की अस्तित्व की जांच करनी है, तो यहाँ यदि मैं लिखूं अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच करने के लिए d का मान निकालना है। सबसे पहले d का मान निकालने के लिए a चाहिए, बता चुका हूं 9 होगा, b चाहिए, बता चुका हूं 7 होगा, और c चाहिए, बता चुका हूं -2 होगा। वो हिंदी मैंने लिखी थी, a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर अचर पद यानी चिन्ह समेत लिखना आप लोगों को। d याद कर लें, d होता है b² - 4ac, d होगा b² खाली छोड़ दिया मैंने, 4a के लिए भी खाली स्थान और c के लिए भी खाली स्थान छोड़ दिया।
यहाँ आपको b का मान रखना है। b कितना है 7, या 7 लिख दें। a यहाँ a आएगा, a के स्थान पे 9 लिख दें, और यहाँ c आएगा, c के स्थान पर -2 लिख दें। अब ये आपका d का मान प्राप्त हो चुका है। d बराबर इसका स्क्वायर कर दें पहले। 7 का स्क्वायर आपको याद होगा 49 होता है, 7 का वर्ग माइनस चिन्ह को चिन्ह से गुणा कर ले, क्योंकि 4, 9 और -2 सारे तीनों अंक गणितीय जो पद हैं वो गुणा में है, इसलिए चिन्हों को चिन्हों से पहले गुणा कर लें। माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस आया, 9 चौके 36 और 36 को 2 से गुणा कर लें। 36 को 2 से गुणा किया 72 आएगा। इनका जोड़ कर लें। d बराबर 9 और 2 11 का 1 अंशल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 121। आपको देखना है आपके पास d का मान कितना आया, 121। विविध कर का मान 121 आया। क्या 121 बड़ा है 0 से, या छोटा है 0 के, या बराबर है 0 के? तो आपको पता होगा 121 बड़ा है 0 से। 121 क्या था, d, तो d बड़ा होगा किससे, 0 से। d बड़ा है 0 से। इन तीनों शर्तों में देखिए कौन सी शर्त का पालन हो रहा है। d बड़ा है 0 से, पहली शर्त का पालन हो रहा है, अर्थात b² - 4ac का मान बड़ा है 0 से। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, और मूल मौजूद होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए मूल मौजूद होंगे। मूल मौजूद होंगे या मूलों का अस्तित्व होगा, इसको मौजूद शब्द लिखूं या ना लिखूं, अस्तित्व में होंगे मूल। इसके कैसे होंगे, वास्तविक, वह लिख रहा हूं, एवं भिन्न भिन्न होंगे, एवं भिन्न भिन्न होंगे। अब वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, पहले आपने एक्सरे कर लिया कि मूल होंगे कैसे। तो मूल दो बातें होंगी। नंबर 1, मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही भिन्न भिन्न माने अलग अलग आपके प्राप्त होंगे। अब इसके मूल ज्ञात कर लें। मूल ज्ञात करने के लिए आपको बांध दिया है, किस विधि द्वारा करना है, श्रीधराचार्य विधि द्वारा इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं। अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए अब मैं श्रीधराचार्य सूत्र लिख रहा हूं। x बराबर सामने लिखा हुआ पड़ा है, मैं फिर से लिख रहा हूं, बटे की लाइन लंबी लगा दें, -b प्लस माइनस लाइन यहां से शुरू करेंगे, वर्गमूल b² - 4ac और नीचे पूरे के बटे में 2a। ये मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। अब आपके पास इस पद का मान मौजूद है, b² - 4ac। ये आपने निकाला था b² - 4ac। हल किया कितना आया, 121 आया। इसको हटा करके 121 लिख दे, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं, ये लिख दिया मैंने। x बराबर माइनस खालिस्तान प्लस माइनस वर्गमूल, खालिस्तान ही छोड़ दिया, और बटे में 2 गुणा खालिस्तान। आपके पास सारे आंकड़े थे। यहाँ b का मान क्या था, मैं समीकरण फिर से लिख देता हूँ, और ये हमारी समीकरण ये थी 9x² प्लस 7x - 2। हमारी समीकरण ये थी 9x² प्लस 7x - 2 बराबर 0। a बराबर 9 और b बराबर 7, c बराबर -2। हालांकि ये लिखा पड़ा है, फिर से लिख दिया मैंने क्योंकि मिटा दिया था। अब आपके पास b नहीं है, b का मान यहां से देखिए, यहां 7 लिख दें। ये b² - 4ac आपका कितना आया, 121 आया, वो यहां लिख दें। और a का मान 2a था, नीचे 2 ये रहा, a के स्थान पे मैंने खाली छोड़ दिया, a के स्थान पे क्या लिखते हैं, 9 लिख दें। अब आपके मूल प्राप्त हो चुके हैं, बड़ा आसान है, हल कर लें। अब अंक गणित बच गया, इसको हल कर लें। अब गणित में हल करने के लिए पहले इसका वर्गमूल निकाल लें। x बराबर चिन्ह माइनस करा जाएगा, कोष्टक हटा दें, प्लस माइनस 121 का वर्गमूल यदि आपको याद हो तो 11 होता है। 11 का वर्ग 121 और 121 का वर्गमूल 11। बता चुका हूं, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से विपरीत क्रियाएं होती है। 9 को 2 से गुणा कर लें, 9 को 2 से गुणा किया 18। अब आप पहले प्लस चिन्ह ले लें, फिर माइनस चिन्ह ले लें। प्लस चिन्ह लेने पर और फिर क्या ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर लिख देना, ये लो
प्लस सी लिया तो क्या मिला पहला मूल x बराबर -7 प्लस 11/18 और क्या मिला x बराबर -7 7 तो माइनस का और 11 प्लस का है 4 बच गया मुझे 4/18 प्लस का 4 बचा है काट दें 2 से 2 दूनी 4 9 दूनी 18 अर्थात 2/9 पहला मूल क्या आया 2/9 पहला मूल यानी अल्फा लिख देता हूं मैं पहले भी जिक्र आया था 2/9 ये पहला मूल हो गया इसका मान आ गया अल्फा। इसी प्रकार माइनस से लिया गया माइनस कर दो x बराबर -7 और -11/18 11 और 7 दोनों माइनस के हैं माइनस के हो जाएंगे 11 और 7 18/18 18 1 में 18 -1 आ जाएगा। दूसरा मूल क्या कहलाता है बीटा कहलाता है और बीटा कितना आया -1 आया। ये दोनों मूल वास्तविक हैं और दोनों भिन्न भिन्न है 2/9 और -1 दोनों ही भिन्न भिन्न है इसलिए जो हमने पहले इसका एक्सरे किया था वो हमारा सही है दोनों मूल 2/9 और -1 होगा ये दोनों मूल ही दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे अर्थात इनका अस्तित्व होगा। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए अस्तित्व तो समझ गए होंगे अस्तित्व का अर्थ है मूल मौजूद है या नहीं है। इसके बाद आओ एक उदाहरण छोटा सा ले लेता हूं मैं आसान ले लेता हूं x² + 4x + 5 वैसे तो 2-3 उदाहरण है इसमें x² + 4x + 5 = 0 x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। यदि मूल ये दो परिस्थितियां हैं तो ज्ञात किए जा सकते हैं ये है तो ज्ञात करेंगे तो वो काल्पनिक आएंगे। तो सबसे पहले a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा कोमा लगा देता हूं और c बराबर क्या होगा कोमा लगा देता हूं। अब आइए अगला उदाहरण ले रहा हूं इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहे हैं। मैंने समीकरण लिख दिया x² + 4x + 5 = 0 a के स्थान पर a का मान 1 होगा x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है 1 होगा b का मान x का गुणांक 4 है आपके सामने और c अचर पद प्लस का 5 है प्लस नहीं लिखते हैं। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लो d ज्ञात कर लें। प्रकृति ज्ञात करने के लिए मूलों का अस्तित्व है या नहीं है उसे लिख सकते हो आप अस्तित्व की जांच एंड d बराबर b² - 4ac तो d बराबर खालिस्तान का स्क्वायर -4 गुना खालिस्तान ये खालिस्तान लिख दिया यहाँ 4 का 4 ये खालिस्तान और ये भी खालिस्तान। खालिस्तानों की पूर्ति करने के लिए आपके पास पर्याप्त आंकड़े हैं। b के स्थान पर लिख दें 4 a के स्थान पर लिख दें 1 और c के स्थान पर लिख दें 5 तो d बराबर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर किया 16 और 4 को 5 से गुणा किया 20 4 × 20 16 प्लस के 20 माइनस के तो मुझे लगता है कि माइनस का 4 बचेगा। तो क्या -4 बड़ा है या छोटा है 0 से ये छोटा होगा 0 से। इतना ही करना है आप लोगों को। ये कौन सी शर्त है तो d क्या होगा d भी छोटा होगा किससे 0 से। ये देखिए किस शर्त का पालन हो रहा है d b² - 4ac छोटा है 0 से। मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे मूल अस्तित्व में नहीं होंगे अर्थात मूल मौजूद नहीं होंगे इसलिए लिखोगे मूलों का अस्तित्व नहीं है मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब मूलों का जब अस्तित्व ही नहीं है तो मूल ज्ञात करेंगे कैसे इसलिए इस सवाल को आगे नहीं करना है। सवाल क्या था x² + 4x + 5 = 0 के मूलों के अस्तित्व की जांच कीजिए। यदि मूल अस्तित्व में है मौजूद है तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। यदि है तो लेकिन यहाँ मूलों का अस्तित्व है ही नहीं इसलिए मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। यदि ज्ञात करेंगे तो काल्पनिक आएंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये आपको श्रीधराचार्य विधि भी मैंने बता दी है और मूलों की प्रकृति भी मैंने आपको बता दी है। अब इस पाठ का सारे का मैं यदि सारांश करूं तो इस सारांश को मैं ये ले लेता हूं 2 मिनट लगा रहा हूं पूरे पाठ का सारांश कर देता हूं और आगे इसी में आधारित आपके 2-3
सवाल और बचते हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। के का मान ज्ञात करना, फिर एक पूरा लेसन आपको मैं दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं इसके अनुप्रयोग बताऊंगा मेरी तरफ से। नंबर सारांश लिख रहा हूं, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, मानक रूप है। यहां सब बता दूं को फिर से कोई बात, x² का गुणांक जल्दी मैं कर रहा हूं, dx का गुणांक और c अचर पद होगा। ये आपका था। पहचान क्या है द्विघात समीकरण की बता चुका हूं पहचान, लेकिन सारांश बता रहा हूं। किसी भी चर की घात, किसी भी चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। और दूसरी बात, केवल एक चर होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी चर की घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो घात माइनस में न हो, बस इतना ही लिख रहा हूं। ये तो था शुरू वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, द्विघात समीकरण का मानक रूप, a क्या है, b क्या है, c क्या है, इनकी पहचान। उसके बाद हल करने की विधियां मैंने आपको बताई थी। अब इसकी विधियां, सिर्फ विधियां लिख रहा हूं मैं, विधियां बहुत कुछ बता चुका हूं, मेरी पूरी कोशिश थी। विधियां 3 प्रकार की थी। नंबर 1 गुणनखंड विधि, और नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, और नंबर तीसरी विधि थी श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, या इसका दूसरा नाम था द्विघाती विधि, द्विघाती विधि। मैं मौखिक बता देता हूं, एक उदाहरण लेकर के मैं आपको तीनों विधियां बता देता हूं, मौखिक नहीं, मैं उदाहरण ले लो और तीनों विधियां आपको बता देता हूं। उदाहरण ले रहा हूं, एक सवाल का उदाहरण ले रहा हूं, वो उदाहरण लेकर के मैं आप लोगों को तीनों विधियों द्वारा इस सवाल को कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा हूं, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। इसी एक सवाल के 3 भाग बना करके, इस बोर्ड के 3 पार्ट करके, और तीनों विधियां मैं आपको बता देता हूं। तीनों विधियों में सबसे पहले गुणनखंड विधि, बहुत जल्दी बता रहा हूं। पहले पद को आखिरी पद से गुणा करते हैं, 5x² प्राप्त हुआ। x² को x गुणा x करके अपने पास रख लें। 5 के ऐसे 2 टुकड़े कर लें जिनका या तो जोड़ करें या घटाव करें, मध्य पद आ जाए। मैं यहाँ मध्य पद लिख रहा हूँ, ये 4x मध्य पद है भाई, ये मध्य पद है। तो 5 का केवल एक ही टुकड़ा है, गुणनखंड बढ़ेंगे 5 और 1, 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, और किसी को किसी से गुणा करने पर 5 नहीं आएगा पूर्ण संख्या को। तो हमारा टुकड़ा बना 5 और 1, 5 में 1 जोड़िए 6 बनेगा, 5 में से 1 घटाइए 4 बनेगा। हमें क्या लाना है, 4 लाना है। इसलिए हमारा ये एकमात्र विकल्प एक ही था और वो हमारा कामयाब हुआ। तो इसके साथ x लगा दें और 1 के साथ भी x लगा दें। बड़ा कौन है, 5x है, बड़े को किसका चिन्ह देना है, मध्य पद का चिन्ह देना है, प्लस लाना कितना है, प्लस का 4x। 1x को आवश्यकता अनुसार चिन्ह देना है। 1x को यदि मैं माइनस दे दूं तो 5x तो प्लस का, 1x माइनस का, बचेगा कितना, प्लस का 4x। यदि मैं प्लस का दे दूं, 5 में 1 जोड़ा 6x बन जाएगा। इसलिए इसको आवश्यकता किसकी थी, प्लस का 4x लाने की थी, इसलिए माइनस का 1x इसको देना पड़ेगा। तो इसके टुकड़े करके मैं ये मिटा दूं और यहाँ लिख देता हूँ x² प्लस 5x और माइनस, यहाँ चिन्ह की मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ एक चिन्ह की कोई न कोई मिस्टेक हो रही है, या माइनस कर देता हूँ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ये माइनस, और माइनस किया तो ये माइनस, ठीक है, प्लस 5x और माइनस 1x और माइनस 5 बराबर 0, यह आपका प्राप्त हो। ये अब आइए
चार पद प्राप्त हो गए, पहले दो पदों में से कॉमन, फिर इन दो पदों में से कॉमन ले लिया x, बचा x प्लस 5। कॉमन क्यों आया, कैसे आया, बड़ी चर्चा हो चुकी है। कोई महत्व नहीं है, कॉमन महत्व होता है, एक महत्व होगा, कोई नहीं है। तो यहाँ बचा कोष्टक से बाहर माइनस से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बदल गया तो चिन्ह किसका हो गया, प्लस का हो गया, और बराबर 0। क्या मिला, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ये भी छोटे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ आगे मुझे दूसरा पार्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x और माइनस 5 बराबर 0। इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ ताकि इसके 3 पार्ट हो जाए। x कॉमन, बचा x प्लस 5 माइनस 12, माइनस का चिन्ह कॉमन है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। सारे में से कॉमन आया, कोष्टक की संख्या समान आगे चिन्ह सहित, बचा x माइनस 1 और बराबर 0। यदि और तो लगा दें, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा, पक्षांतरण कर दें -5, और यदि कौन बराबर 0, इसके बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x का मान आ जाएगा 1, तो x के दो मान आ जाएंगे -5, 1। ये दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, और ये मूल हमने किस विधि से ज्ञात किए हैं, गुणनखंड विधि से ज्ञात किए हैं। अब मैं पूर्ण वर्ग विधि से इसी सवाल को हल कर देता हूँ। कौन सी विधि करनी है मुझे, पूर्ण वर्ग विधि, और फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम सवाल को किसी भी विधि से करें उसके मूल सेम आएंगे। और फिर से मैं सवाल लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5 बराबर 0। मैं यहाँ रफ कार्य भी कर लेता हूँ। सबसे पहले काम था अचर को राइट हैंड में भेज दें, या फिर ये सोच लें, पहला काम था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है क्या, यहाँ 1 है, इसलिए किसी से भाग नहीं देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए जो है, इसलिए किसी से भाग नहीं देना है। अचर पद को राइट हैंड साइड में ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 5। 0 का कोई महत्व नहीं, 0 5 में जोड़ देंगे तो भी फर्क नहीं होगा, घटा देंगे तो भी फर्क नहीं होगा। x के गुणांक का आधा कर लें, यानी x का गुणांक को 1/2 से गुणा कर दें। x का गुणांक 4 है, 4 तो किससे गुणा कर लिया, 1/2 से गुणा कर लिया। 1/2 से गुणा करने के बाद काट देंगे, यहाँ क्या मिला 2, जो मिला उसका वर्ग कर दें, 2 का वर्ग किया 4। इस वर्ग 4 को यानी 4 को इस समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दें। यहाँ जोड़ दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और वहां भी 4 जोड़ देता हूँ, 5 प्लस 4। समझ गए होंगे, मैंने मौखिक ये काम कर दिया। अब कॉमन ले लो, कॉमन क्या है। अब इस प्रकार हमारा आखिरी स्टेप था, इस प्रकार प्राप्त लेफ्ट हैंड एक पूर्ण वर्ग होगा, ये एक पूर्ण वर्ग होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग होगा। 5 में 4 जोड़ दें 9। सोच लिया होगा किसका पूर्ण वर्ग होगा, मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, इसकी घात हटा दें, इसका चिन्ह ले लें, इसका वर्गमूल कर दें। इसका वर्गमूल क्या आया, 2 आया, यानी किसका पूर्ण वर्ग होगा, x प्लस 2 का वर्ग होल स्क्वायर होगा। मैं यहाँ बताने के लिए मेरे पास अभी इतना समय, x प्लस 2 का स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। याद हो तो मैंने सूत्र बताया था, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। a के स्थान पर तो है x और b के स्थान पर है 2। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस प्लस लिख ही रखा है, 2 है तो 2 लिख ही रखा है। a के स्थान पर खालिस्तान है, b के स्थान पर भी खालिस्तान है, और इस b के स्थान पर भी खालिस्तान है। a के स्थान पर x रख दें, x है ये रहा, और b के स्थान पर प्लस 2 ये 2 रख दें। x यहाँ भी a आएगा, x आएगा, यहाँ b आएगा, माने 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब इनका गुणा कर लें, मतलब उसका गुणा कर लें, x स्क्वायर 2 को 2 से गुणा किया 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। किसका वर्ग किया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर किया तो ये मिला।
अगर इसको संक्षिप्त लिखें तो ये लिखें, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यदि इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको मैंने ये लिख दिया। समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की। बात हटा दें, राइट हैंड साइड का वर्गमूल हो जाएगा x प्लस 2 बराबर वर्गमूल 9। वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस लगा देंगे, x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है 3 आ जाएगा। पक्षांतर कर रहे हैं, एक बार प्लस चिन्ह ले लें, एक बार माइनस चिन्ह ले लें। माइनस का 2 हो जाएगा, उधर जाएगा, पहले तो प्लस ले लें और फिर माइनस चिन्ह ले लें। लिखा नहीं मैंने, तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस लिया तो 3 प्लस का ले लिया और माइनस 2, x बराबर 3 में से 2 गया 1 आया। इसी प्रकार यदि मैं माइनस से ले लूँ ये, तो x बराबर क्या आया, x बराबर हमारा ये आया माइनस का 3 आगे माइनस 2 बढ़ाइए, ये पहले चिन्ह प्लस का ले लिया, ये 3 प्लस का है, फिर चिन्ह माइनस का ले लिया। x बराबर 5, 3 में 2 जोड़ा 5 और दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 5। एक मूल हमारा ये मिला x का मान और एक मूल हमारा ये मिला x का मान। इस विधि में देखिए एक मूल हमारा x का मान था -5 और दूसरा मूल हमारा x का मान था 1। -5 और 1, x का मान -5 और 1, अर्थात यदि आप सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा करते तो भी हमारे मूल एक जैसे आए हैं और यदि आप पूर्ण वर्ग विधि से करते हो तो भी ऐसा ही मिला है। इसलिए आप रटना नहीं है कि किस विधि से करें, यदि विधि का नाम दे तो उस विधि से कहना, अन्यथा आप आजाद है, आप बते हुए नहीं है। अब तीसरी जो विधि थी उसका नाम आपको अभी बताया था मैंने, उसका नाम था द्विघाती विधि, यानी द्विघाती विधि द्वारा, द्विघाती विधि से अपने इसको हल कर लेते हैं। मैं फिर से समीकरण लिख रहा हूँ, छोटी सी विधि है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, कोमा b बराबर x का गुणांक क्या है आगे x के प्लस का 4 है, प्लस नहीं लिखते हैं, और c बराबर -5, अक्षर पद -5 होगा। x बराबर सीधी तरह से सूत्र में डायरेक्ट लिख दूंगा, -b बटे की लाइन लगा दो, प्लस माइनस वर्गमूल लगाते हैं और b स्क्वायर -4ac और बटे 2a। x बराबर -b का खाली छोड़ दिया मैंने, बटे की लाइन लगा दी, प्लस माइनस वर्गमूल का वर्गमूल, b के लिए मैंने खाली जगह छोड़ दी, ऊपर घात 2 की 2 लगा दी, -4 a के लिए खाली जगह छोड़ दी मैंने और c के लिए भी खाली जगह छोड़ दी और 2 गुणा a के लिए भी खाली स्थान छोड़ दिया मैंने। यह आप नोट कर लें। इसके बाद यहाँ क्या भरना है, b का मान भरना है जो कि आपके सामने 4 आ जाएगा। यहाँ क्या रखना है, b का मान रखना है जो कि 4 है। यहाँ क्या रखना है, a का मान रखना है जो कि 1 है, और यहाँ क्या रखना है, c का मान रखना है जो कि -5, और बटे में यहाँ कोष्टक में क्या रखना है, a का मान रखना है और a का मान कितना आया, 1 आया, 1 x बराबर आसान सा हो गया, -4 कोष्टक का कोई अर्थ नहीं रहेगा, प्लस माइनस वर्गमूल और बटे की लाइन से, और ये बराबर वाली लाइन यहाँ, ये x ये डाल देंगे, बराबर की लाइन ये ऐसे लिखें। अब आइए वर्गमूल में जो है उसका हल कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये और ये तीनों पद गुणा में है, पहले संख्याओं को संख्याओं से गुणा कर ले तो 4 एकम 4 पंजे 20, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस का कितना है 20 आएगा। और बटे में कहीं गलती कर रहा हूँ मैंने सवाल कहीं गलत ना लिख दिया हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5, क्योंकि हमारे मूल यही आने चाहिए, और 16 और 36 बिल्कुल सही है, और 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, माइनस x बराबर -4 प्लस माइनस वर्गमूल और बटे 2, 16 में 20 जोड़ दे 36 आ जाएगा, 16 में 20 जोड़ा 36 आ जाएगा। अब वर्गमूल करेंगे 36 का, 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसी लाइन में लिख रहा हूँ, -4 प्लस -6 और बटे में 2, प्लस माइनस लगाओ, पहले प्लस से ले लें
फिर माइनस चिन्ह ले लें, यहाँ मिटो देता हूँ। पहले प्लस चिन्ह लिया, फिर माइनस चिन्ह लिया, और ये आया हमारा x का मान -4 प्लस -6/2। पहले प्लस चिन्ह लिया तो मैं लिखूंगा नहीं, वैसे लिख रहा हूँ -4 प्लस 6 और बटे में 2, इसी में हिसाब करते हैं। 6 प्लस का 4 माइनस का 2 बच गया, 2/2। x का मान क्या मिला? 1 मिला, यानी x बराबर क्या मिला? 1। और हमारा इस विधि से भी x का मान क्या आया था? 1 आया था। इसी प्रकार माइनस चिन्ह ले ले, और माइनस चिन्ह लिया तो ये चिन्ह माइनस का ले लो। x बराबर -4 -6/2, और 6 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, दोनों साथ ही बढ़ के 10 बन जाएंगे। 10 में 2 का भाग लगा दो, 10 में 2 का भाग लगाया 5 आया। x का मान क्या आया? -5। एक मूल आया 1 यानी 1, दूसरा मूल आया -5। इसी प्रकार एक मूल 1 आया और -5 आया। इस प्रकार मैंने तीनों विधियों द्वारा इस समीकरण को हल कर दिया है। अगले वीडियो में आगे करते हैं।